हम थोड़ी ही देर में सेशन स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। स्वागत है आप सभी का दोपहर 12 बजे की स्टोरी टेलिंग के सेशन में, जहाँ पर हम मौसमी मैम के साथ में काफी सारी स्टोरी सुनेंगे और अपना दोपहर काफी सुनहरा बनाएंगे। मौसमी मैम, अभी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। आप लोग समय निकाल कर आए हमारे साथ इस स्टोरी टेलिंग सेशन में। और आज हम आपकी कई सारी फरमाइशें भी पूरी करने वाली हैं। जैसे मेरे कुछ भाइयों ने ये गुजारिश की थी कि ओरछा के राजा राम की कहानी सुनाई जाए, तेनालीराम की कहानी सुनाई जाए, बिरबल की कहानी सुनाई जाए। तो ये सारा कुछ संभार लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ। और ये सारा श्रेय जो है मेरे टीम मेंबर्स को जाता है कि वो लोग आपके हर फरमाइश का बहुत माइन्यूटली ध्यान रखते हैं और उस हिसाब से कहानियां चुनकर लाते हैं। तो मेरी आज की पहली कहानी है ओरछा के राजा राम की कहानी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। मैं भी ये कहानी नहीं जानती थी, ये फरमाइश आई थी, शायद भारत जी ने इसकी फरमाइश की थी। वो है यहाँ पे। अच्छा, चलिए, ओरछा के राजा राम की कहानी। भारत भूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ भगवान श्री राम की स्थापना के पीछे की एक बहुत मजेदार कहानी है। कहानी के अनुसार तत्कालीन समय में ओरछा के राजा मधुकर शाह भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, जबकि उनकी पत्नी गणो शंकुवरी भगवान श्री राम की उपासना करती थी। वे हमेशा रानी को भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने को कहते थे, लेकिन रानी तो श्री राम का ही नाम जपती रहती थी। तो एक बार उन्होंने ये मन बना लिया कि वो ओरछा में भगवान श्री राम की स्थापना करेंगी। इसके लिए उन्होंने अयोध्या जाकर उपासना की। उन्होंने उपासना करने का मन बनाया और वो वहां चली गई। और एक दिन वो राजा को बिना बताए ही वहां चली गई, अयोध्या के लिए निकल गई। और अयोध्या के लिए प्रस्थान करने से पहले उन्होंने अपने नौकरों को ये आदेश दिया कि वे चतुभरुज मंदिर का निर्माण करवाएं, जहां भगवान श्री राम की स्थापना की जाएगी। अब रानी तो गई है वहां पे, उनकी उपासना चल रही है। और अयोध्या पहुंचने के बाद जब रानी ने राम मंदिर में भगवान श्री राम के लिए कई दिनों तक उपवास रखा, उनकी इस भक्ति को देखकर भगवान श्री राम उनके सामने प्रकट हो गए। और इसके बाद रानी ने उन्हें अपने साथ ओरछा जाने का आग्रह किया। तो भगवान श्री राम तैयार भी हो गए, लेकिन इसके लिए उन्होंने रानी के सामने 3 शर्तें रखी। रानी ने भगवान श्री राम की सभी शर्तें मान ली। और रानी जब श्री राम के बाल स्वरूप के साथ ओरछा पहुंची, तब राजा ने धूमधाम से उनका स्वागत किया और बताया कि नहीं, मैं तो आपका इस तरह से धूमधाम से स्वागत करना चाहता हूँ। लेकिन रानी ने ये सब अस्वीकार कर दिया और इसके बाद वे श्री राम के बाल रूप के साथ महल में गई। अगले दिन जब उन्होंने भगवान राम को चतुभरुज मंदिर में स्थापित करने का शुभ मुहूर्त बनाया, तब भगवान राम ने कहा कि वो माँ का दामन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और इसके बाद वे महल से बाहर गए ही नहीं और उनकी स्थापना वहीं हो गई। तो इसके बाद से रानी का जो वही महल है, उसी में वो विख्यात हो गया और जो आज राम राजा मंदिर के नाम से विश्व विख्यात है। सोचिए, ममता में कितनी शक्ति होती है कि भगवान भी जब बाल स्वरूप में आए और उन्हें रानी का स्नेह मिला, उनका आदर सत्कार प्रेम इस कदर मिला कि वो माता का आंचल छोड़कर नहीं जाना चाहते थे और वो अपनी माँ यानी रानी माँ के महल में ही विराज करने लगे। जय श्री राम, सबका कल्याण हो, मंगलमय। बहुत ही प्यारी स्टोरी है मैम। किसी को कुछ कहना है या कैसी लगी आपको ये स्टोरी? मस्त बन के थैंक यू सो मच मैम स्टोरी कहने के लिए। राजेश जी प्लीज बताएं। हेलो। जी सर। वैसे ही ममता के आगे तो सबको झुकना ही पड़ता है, शायद भगवान क्यों ना हो, बाकी ममता ही ऐसी है। सही कहा सर आपने। थैंक यू सो मच सर। आगे बढ़ेंगे मौसमी मैम, आगे अपनी स्टोरी के प्रकारों में से आप बताएं। हमारी आज की जो दूसरी कहानी है
वो है सबसे बड़ी चीज। तो आप सबका फेवरेट कैरेक्टर अकबर बिरबल। एक बार की बात है, बिरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ मंत्रीगण बिरबल के खिलाफ महाराज अकबर के कान भरने लगे। उनमें से एक कहने लगा, महाराज, आप केवल बिरबल को ही हर जिम्मेदारी देते हैं और हर काम में उन्हीं की सलाह मानते हैं। इसका मतलब ये है कि आप हमें अयोग्य समझते हैं, मगर ऐसा नहीं है। हम भी बिरबल जितने ही योग्य हैं। महाराज को बिरबल बहुत प्रिय थे। वो उनके खिलाफ ना कुछ सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने मंत्रीगण को भी निराश नहीं करना चाहा। तो उन्होंने एक समाधान निकाला। उन्होंने उनसे कहा कि मैं तुम सभी से एक प्रश्न का जवाब चाहता हूं, मगर सोच लो, अगर इसका जवाब आप नहीं दे पाए तो आप सबको मैं फांसी की सजा सुना दूंगा। तो दरबारियों में झिझक एक आ गई कि महाराज से कहा कि ठीक है महाराज, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है, लेकिन आप प्रश्न तो पूछिए। तो महाराज ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है। अब ये सवाल सुनकर सभी मंत्रीगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अब किसको बताया जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है। तो महाराज ने उनकी ये स्थिति देखकर कहा, याद रहे, ये इस प्रश्न का उत्तर अगर सटीक ही होना चाहिए, मुझे कोई भी अटपटा सा जवाब नहीं चाहिए। इस पर मंत्रीगणों ने राजा से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी। राजा भी इस बात के लिए तैयार हो गए। महल से बाहर निकलकर सभी मंत्रीगण इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगे। पहले ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज है भगवान। तो दूसरे कहने लगे कि नहीं नहीं, दुनिया में सबसे बड़ी चीज तो भूख है। और तीसरे ने कहा कि नहीं, ये दोनों जवाब सही नहीं है। भगवान जैसी कोई चीज तो होती नहीं है और भूख को तो बर्दाश्त किया जा सकता है। इसलिए राजा के प्रश्न का उत्तर इन दोनों में से कोई भी नहीं है। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और मोहलत में लिए गए सभी दिन गुजर गए। फिर भी राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब न मिलने पर सभी मंत्रीगणों को अपनी जान की फिक्र सताने लगी। अब कोई अन्य उपाय न मिलने पर वो सभी आखिर बिरबल के पास ही पहुंचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई। अब बिरबल पहले से ही इस बात से तो परिचित थे। उन्होंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूँ। अब सभी बिरबल की बात पर राजी हो गए। अगले ही दिन बिरबल ने एक पालकी का इंतजाम करवाया। उन्होंने दो मंत्रीगणों को पालकी उठाने का काम दिया और तीसरे को अपना हुक्का पकड़वाया और चौथे से अपने जूते उठवाए और स्वयं पालकी में शान से बैठ गए। फिर उन सभी को राजा के महल की ओर चलने का इशारा किया। देखिए, इंसान जब अपनी जान पे बनाती है तो वही लोग जो उनके खिलाफ थे उनकी हालत क्या हो गई। जब सभी बिरबल को लेकर दरबार में पहुंचे तो महाराज इस मंजर को देखकर हैरान थे। इससे पहले कि वो बिरबल से कुछ पूछते, बिरबल खुद ही राजा से बोले, महाराज, दुनिया में ना सबसे बड़ी चीज क्या है? गरज। दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है गरज। अपनी गरज के कारण ये सब मेरी पालकी को उठाकर यहाँ तक ले आए हैं। ये सुनकर महाराज मुस्कुराए बिना न रह सके और सभी मंत्रीगण शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े हो गए। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ना कभी भी किसी की योग्यता पर अविश्वास नहीं करना चाहिए या उससे जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि सबकी ना अपनी अपनी योग्यता होती है। जो आपकी योग्यता है वो मुझ में नहीं है, जो मुझ में है वो शायद आप में ना हो। बहुत ही प्यारी कहानी था और बहुत ही प्यारा इसका एंड भी काफी प्यारा था। भारत भूषण सर, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर बताएं सर। ये बात सही है कि गरज बड़ी होती है संसार में और सभी में योग्यता होती है, केवल देखने का नजरिया होता है, सामने वाले किस नजरिए से देखता है। क्योंकि अच्छे से अच्छे आदमी में भी
अगर कोई निकालेगा तो बहुत सारी कमियां निकल जाएंगी। और बिल्कुल नाकारा निकम्मा आदमी होता है ना, उसमें भी देखेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ही निकल जाएगी। क्योंकि जो बंद घड़ी जो होती है ना, वो भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। सही कहा सर आप, बहुत खूब। आगे बढ़ेंगे मैम, अब आगे आपकी सुंदर सी कहानी में और क्या है। आप सब एंजॉय कर रहे हैं, मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है। बढ़ते हैं तीसरी कहानी की ओर। आज की हमारी तीसरी कहानी है अकबर बिरबल के सवाल जवाब। ये हमेशा मनोरंजक होते हैं। हम सब बचपन से ये सब पढ़ते सुनते तो आ रहे हैं, लेकिन साथ में बैठकर पढ़ने बोलने सुनने का मजा ही कुछ और है। तो बहुत समय पहले भारत में महान मुगल सम्राट हुआ करते थे, जिन्हें बादशाह अकबर के नाम से जाना जाता था, जो हम सब जानते हैं। और अकबर के शासन में नवरत्न थे, जिनमें सबसे चतुर बिरबल थे। तो बादशाह अकबर बिरबल से पहली बार जंगल में मिले थे, जब वो रास्ता भटक गए थे। तब बिरबल ने उन्हें रास्ता दिखाया। उस समय बिरबल को महेश दास नाम से जाना जाता था। अकबर ने महेश दास का नाम बदलकर बिरबल रख दिया था। साथ ही बिरबल को विशेष सलाहकार के तौर पर अपने दरबार में नियुक्त किया था, क्योंकि बिरबल बहुत बुद्धिमान थे। वो अपने ज्ञान और चतुराई से हर सवाल और उलझन का हल चुटकियों में निकाल लेते थे। तो बिरबल बेहद कम समय में महाराज अकबर के चहेते सलाहकार बन गए थे। इस बात से उनके सभा के अन्य मंत्री और महामंत्री बिरबल से जलते भी थे। ये जलन उनके साले मानसिंह को भी थी। इसलिए एक दिन मानसिंह ने बिरबल की परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने बिरबल से 3 सवाल पूछे। महाराज अकबर ने भी बिरबल की परीक्षा लेने की अनुमति दे ही दी थी। तो उन्होंने पूछ लिया कि आसमान में कितने तारे हैं। अब मानसिंह का पहला सवाल था। अब ये सवाल सुनकर बिरबल से तो जलने वाले अन्य दरबारियों की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महाराज अकबर ने भी सोचा कि बिरबल इसका जवाब क्या ही दे पाएंगे। बिरबल ने भी मुस्कुराते हुए कहा, इसका जवाब तो बहुत आसान है। और दरबार में एक भेड़ को लाकर खड़ा कर दिया और बोले, जितने इस भेड़ में बाल है ना, उतने ही आसमान में तारे हैं। अगर मानसिंह जी को अभी भी संदेह है, तो भेड़ के बाल और आसमान के तारे गिनकर तुलना कर सकते हैं। बिरबल की चतुराई देखकर बादशाह अकबर मुस्कुराए और कहा, क्यों मानसिंह जी, आप गिनकर तुलना करना चाहते हैं? तो फिर दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि धरती का केंद्र कहाँ है। मानसिंह का अगला सवाल सुनकर बिरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां आप खड़े हैं ना, बस वहीं पर है धरती का केंद्र। महाराज अकबर और अन्य दरबारी बिरबल के जवाब को समझ नहीं पाए। फिर जहां मानसिंह खड़े थे, वहां बिरबल ने एक रेखा खींचकर लोहे की एक छड़ी गाड़ दी और कहा, यही धरती का केंद्र है। अगर किसी को मेरी बात पर यकीन न हो, तो वो खुद धरती को माप सकता है। अब बिरबल की चतुराई देखकर मानसिंह सोच में पड़ गए। फिर मानसिंह ने एक पहेली को सुलझाने के लिए कहा कि अब ये मैं आपको तीसरा सवाल पूछ रहा हूं। ये परख है। सुंदर मूरत जो देखे वो उसी की सूरत, फिक्र पहेली पाई न, बोझन लागा आईना। बीरबल पहेली को दोहराते हुए उसके बारे में गौर से सोचने लगे। काफी सोचने के बाद बिरबल कहते हैं, ये तो बहुत ही आसान पहेली है मानसिंह जी। इसका उत्तर तो पहेली में ही है। इसका उत्तर है आईना, जिसमें आईने के सामने खड़ा इंसान एक सुंदर मूरत है। आईने में उसे अपनी ही सूरत दिखाई देती है। बिरबल ने मानसिंह के सभी सवालों का जवाब बड़ी ही चतुराई से दिया। ये देखकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए और मानसिंह से कहा, क्यों मानसिंह जी, आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया ना? तो अकबर बिरबल की इस कहानी से भी हमें कुछ सीख मिलती है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी भी सवाल का जवाब दिया जा सकता है। बस अपने दिमाग पर भरोसा होना चाहिए और संयम से, धैर्य से काम लेना चाहिए। हमें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। बहुत खूब, बहुत ही अच्छा। मेरा दिल ऐसे खुश हो गया इस कहानी सुन के। आप लोग कोई और कुछ शेयर करना चाहेगा या फिर आप लोगों के साथ फील हो रहा है, आप लोग जरूर शेयर कर सकते हैं।
वैसे काफी रिएक्शंस भी आ रहे हैं कॉन्स्टेंटली, जैसे जब से स्टार्ट हुआ है काफी सारे लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कहानी सुन के। तो वेट नहीं कराते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कहानी की तरफ। ओके, रत्नेश साहू जी प्लीज बताएं, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? थैंक यू मैम, बहुत अच्छी कहानियां लग रही हैं। थैंक यू। हेलो, थैंक यू मैम, बहुत अच्छे लग रहे हैं। जो बचपन में पढ़ी थी वो कहानियां रिवाइज हो रही हैं अब हमारी। मैं भी फिर से अपना बचपन जी रही हूँ आप लोगों के साथ, बड़ा अच्छा यही लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। पहले हम लोग आपका पढ़ते थे बहुत ना बचपन में, जो छोटी छोटी बुकें आती थी, उन्हीं में ये बीरबल की कहानियां, अकबर की कहानियां, ये सब पढ़ते थे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपका मैम। बहुत बहुत आभार, हमेशा बने रहे हमारे साथ जेनवाइज के साथ। ओके मैम, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं मैम, आगे और कहानी सुनाते हैं, वेट नहीं कराते। अच्छा, हमारी चौथी कहानी है सबकी सोच एक जैसी। कुछ कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि हम डिफरेंट डिफरेंट होते हुए भी हमारी सोच एक जैसी होती है। तो एक बार राजा अकबर ने अपने दरबार में किसी खास विषय पर चर्चा कर रहे थे। तो उस विषय पर उन्होंने राज दरबार में मौजूद सभी लोगों से उनकी राय मांगी। अब ऐसे में दरबार में उपस्थित सभी मंत्रीगणों ने अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से जवाब दिया। राजा ये देखकर बहुत हैरान हुए कि सभी के जवाब एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। इस पर राजा अकबर ने बिरबल से ऐसा होने के पीछे की वजह पूछी और सवाल किया, आखिर सबकी सोच एक जैसी क्यों नहीं होती? राजा के सवाल पर बिरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, बेशक लोगों की सोच एक दूसरे से कई मामलों में अलग होती है, मगर कुछ खास विषयों पर सबकी सोच एक जैसी हो जाती है। बीरबल की इस बात के साथ दरबार की कार्यवाही समाप्त तो हो गई और सभी अपने अपने काम पर चले गए, लेकिन सबके दिमाग में ये बात चल रही है। उसी शाम राजा अकबर बीरबल के साथ अपने बाग में टहलने जाते हैं। तब वो दोबारा वही सवाल पूछते हैं कि बीरबल, मैंने तुमसे पूछा था कि सबकी सोच एक जैसी क्यों नहीं होती? इस सवाल का जवाब मुझे देना पड़ेगा। इसी के साथ एक बार फिर अकबर और बीरबल के बीच इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ गई। जब लाख कोशिशों के बावजूद राजा अकबर को बीरबल की बात समझ में नहीं आती है, तो वो अपनी बात को समझाने के लिए एक युक्ति निकालते हैं। बीरबल तो युक्ति निकालने में माहिर थे। तो बीरबल ने एक युक्ति निकाली और कहते हैं कि महाराज, मैं आपको साबित कर दूंगा कि कुछ मामलों में सबकी सोच एक जैसी होती है। बस आप एक फरमान जारी कर दीजिए। ये फरमान होगा कि आने वाली अमावस्या की रात को सभी अपने अपने घर से एक लोटा दूध लेकर आएंगे और कुएं में डालेंगे, और इस फरमान को न मानने वाले व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वैसे तो राजा अकबर को बीरबल की ये बात मूर्खता वाली लगी, लेकिन वो बीरबल के कहे अनुसार शाही फरमान जारी करवा देते हैं। राजा के आदेश से सिपाही पूरे राज्य में घूम घूम कर इस फरमान के बारे में सभी को बताते हैं। राजा के इस फरमान को सुनते ही सभी में इस बात को लेकर चर्चा होने लगती है कि ये किस तरह की, ये सूखे कुएं में दूध डालना ये मूर्खतापूर्ण कार्य है। फिर भी राजा का फरमान था तो मानना सभी को था। तो सभी अमावस्या की रात का इंतजार करने लगे और देखते देखते अमावस्या की रात आ भी गई और सभी अपने घर से एक एक भरा हुआ लोटा लेकर कुएं के पास जमा हो जाते हैं और बारी बारी सभी कुएं में लोटा पलटकर अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। ये सारा नजारा राजा अकबर और बिरबल छिप कर देख रहे होते हैं। जब सभी अपना लोटा कुएं में पलट कर चले जाते हैं, तो बीरबल राजा अकबर को कुएं के नजदीक ले आते हैं और कहते हैं, महाराज, देखिए, क्या आपके फरमान से कुआं दूध से भर गया? बीरबल की बात पर राजा अकबर कुएं में झांक कर देखते हैं। कुआं ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। ये देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य होता है और वो नाराज भी होते हैं। तो राजा अकबर बिरबल से कहते हैं, मैंने तो कुएं में दूध डालने का फरमान जारी किया था, फिर कुआं दूध की जगह पानी से क्यों भर गया? राजा के इस सवाल पर बिरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, कुएं में दूध डालना सभी को व्यर्थ लगा, इसलिए सभी ने दूध की जगह कुएं में पानी डाला। उन सभी ने ये भी सोचा कि अमावस्या की रात घना अंधेरा होता है
और अब इतने अंधेरे में सभी को सिर्फ लोटा ही दिखेगा, न कि लोटे में दूध है या पानी। तो बीरबल बोले कि महाराज, इस बात से एक बात स्पष्ट होती है कि कुछ मामलों में सभी की सोच एक जैसी होती है। अब राजा अकबर को बीरबल की बात अच्छे से समझ आ गई। तो कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक जैसी व्यक्तिगत स्थिति होने पर, जब हमारा व्यक्तिगत कोई स्वार्थ निहित हो किसी चीज में, तब हमारे पूरे कुनबे का, पूरे देश का, पूरे समाज का सोच जो होता है वो एक जैसा हो जाता है। स्थिति हमारी एक जैसी होनी चाहिए, फिर हमारी सोच भी एक जैसी हो जाती है। बहुत ही बढ़िया मैम। तो बीरबल की कहानी अच्छी है, थैंक यू मैम, बहुत काफी बढ़िया अच्छी था। है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच आस्था मैम रिस्पॉन्ड करने के लिए। अनामिका अग्रवाल जी, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर बताएं मैम। बहुत अच्छी कहानी सुना रही है मैडम, और इससे हमारा भी मतलब जो हम करते हैं डेली उसमें कुछ सीखने को मिल रहा है हमको। हम सभी एक लर्निंग प्रोसेस में ही है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और बचपन की बहुत सारी चीजें हैं ना, वक्त के साथ हम भूल भी चुके होते हैं, तो फिर से ताजा हो रही हैं हमारे बचपन की यादें भी। और सब बच्चों की कहानियों में भी हमेशा कुछ ना कुछ व्यावहारिक चीजें ही होती हैं जो हम समय के साथ भूल चुके होते हैं, तो वो फिर कुछ से यादें हमारी ताजा हो रही हैं। ऐसा है मैम, कुछ ना बढ़ती उम्र के साथ हम लोग इतना अपने को भूल जाते हैं, अपने हाँ, उस बचपन को भूल जाते हैं, जवानी को भूल जाते हैं और एक डिप्रेशन की ओर भागते हैं। ऐसे समय में ये छोटी छोटी कहानियां हमारे डिप्रेशन को, हमारे गमों को भी दूर कर रही है। और ये सारा श्रेय जाता है हमारे जेनवाइज को। जैन वाइफ जेनवाइज ने की। सोचा हमारे लिए, हम जैसे हमारे उम्र के हम उम्र लोगों के लिए, हमारे लिए जनरली इतना कोई नहीं सोचता जितना जेनवाइज ने सोचा। तो हम लोग हमेशा बने रहेंगे जेनवाइज के साथ, और औरों को भी प्रेरित करेंगे कि हम लोग सब साथ में रहें और अपना वक्त अच्छे से बिताएं। अपना जो ये गोल्डन एज है उसको जेनवाइज के साथ हंसते मुस्कुराते हुए बिताएं। कुंवर कमलेश वर्मा जी, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं सर। ओके, आगे बढ़ेंगे पारुल सोनी मैम की तरफ। पारुल सोनी मैम, प्लीज अपना माइक अनम्यूट जैन करें। वाइज ने सबको एक किया हुआ है, सही है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आज मैंने कॉलिंग भी की थी एस्ट्रोलॉजर से, मुझे वाह, अच्छा लगा। बहुत अच्छा अच्छा। लगा मुझे। हाँ, मुझे अच्छा लगता है। सुबह कब 8 बजते हैं। हाँ, आज मैं चंचल मैम के सेशन में नहीं ज्वाइन हो पाई, मुझे 8 बजे नहीं टाइम मिलता है, मैं 9 बजे से ही ऐड हो पाती हूँ, पर मुझे अच्छा लगता है। बहुत थैंक यू बहुत सो मच वो आभार। मैम। वो रिकॉर्डिंग मिल गई है, इसीलिए वो कंटिन्यू होगा। जी बिल्कुल। बाद में कर। थैंक यू मौसमी। कुलविंदर हमारे जी, साथ प्लीज अपना माइक। हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी जुड़िए और यूट्यूब को भी फॉलो करते रहिए। हूँ मैं, इंस्टा पे भी हूँ और फेसबुक पे भी हूँ मैं, दोनों पे हूँ। यूट्यूब पर भी आ जाती हैं मेरी कहानियां, बाद में हाँ, हमारी हाँ टीम यूट्यूब अपलोड पर। कर हाँ देती है। कभी बाई चांस छूट जाए तो आप लोग हाँ, वहां जाकर के फिर से सुन सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। कुलविंदर मैम, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं मैम। हाँ जी मैडम, मौसमी मैडम, नमस्ते मैडम, क्या हाल है? जी आप भी बहुत बहुत। मैडम बहुत अच्छी लगती है आपकी कहानियां, हमारा तो बहुत अच्छा टाइम पास हो रहा है। हमें तो अपना मुझे भी इंतजार हम होता है। ना, नहीं हम पिछले बचपन में चले गए। आजकल ना टीवी फोन से जुड़ के ना सब कुछ भूल चुके थे, ये कहानियां वगैरह सब भूल चुके थे। बच्चों को भी नहीं पता है इनके बारे में कुछ। अब आपने याद करवानी शुरू कर दी है तो हमें भी याद आनी शुरू हो गई है। अब आगे अपने छोटे बच्चे हैं, नाती दोते हैं, उनको सुनाएंगे। थोड़ा दोबारा रिटर्न याद हो गया सब कुछ भी, हाँ ये कहानियां भी होती थी। बहुत अच्छा लगता है जेनवाइज की मैडम। तरफ से जिन्होंने भी सोचा इस कॉन्सेप्ट को कि फिर से हम कहानियां बोले, पढ़े, सुने, तो ये उनका भी बहुत बहुत आभार।
नहीं नहीं, बहुत अच्छी मैडम, बहुत अच्छी लगती है आपकी कहानियां। और आपने मेरा रिक्वेस्ट सुना के बिल्बर और अकबर की कहानियां भी सुनानी शुरू कर दी आपने, बहुत अच्छा लगा मैडम आज। आप लोग ऐसे ही अपना सुझाव देते रहें, जहां तक संभव होगा। हमारी ये जो यंग जनरेशन वाली टीम है ना, दे आर वेरी एंथुसियास्टिक, वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी हार्ड वर्किंग। तो वो लोग हमेशा हमें क्या अच्छा लगता है इसके लिए बहुत सोचते हैं वो हमारे बारे में। एक्चुअली मैडम आजकल बच्चों को बीरबल अकबर के बारे में कहानी सुनाओ ना तो वो कहते कौन थे ये, क्या थे, हमने तो कभी सुना नहीं है इनके बारे में। हाँ जी, बिल्कुल। तो उनको हमारे भी पता होना चाहिए। बच्चे भी बड़े हो गए हैं ना, वो भी ऐसे ही बोलते हैं, कहते हैं आजकल तो टीवी पे सब आता है मम्मी, फोन पे सब कुछ है। ये हाल है बच्चों का। थोड़ा जो सुनाने में मजा आता है ना, उसका अलग ही मजा होता है सुनने में। जी बिल्कुल। बहुत आगे अच्छा लगता है बढ़ेंगे। मैडम। थैंक यू जैन वाइफ राजेश, का भी थैंक यू सर मैडम। थैंक यू सो मच मैम ज्वाइन करने के लिए। राजेश पटेल जी की तरफ आगे बढ़ेंगे। राजेश पटेल जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर बताएं सर। मुझे जब जब भी टाइम मिले, अगर फ्री रहता हूँ ना, तो यूट्यूब पे सर्च लगा ही देता हूँ आपकी कहानियां देखने के लिए। बहुत बहुत आभार आपका। जितना भी टाइम मिले देख लेता हूँ। बहुत बहुत आभार अच्छा आपका। लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत थैंक यू आभार। सो ऐसे मच ही सर। आप लोग अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें, हमारे साथ रहें। अवधेश कुमार जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर बताएं। पहले तो मैं मौसमी जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसी ऐसी कहानियां सुनाती हैं जो अपने स्कूल टाइम में सुना हो था। ये सब सुनकर अच्छा लगता है कि हम लोग फिर से वही स्कूल का चीज अपना रहे हैं, स्कूल में हैं, कहानियां सुन रहे हैं टीचर से या अपने पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है इस सब चीज से, इंजॉय करते हैं। सच में आप बहुत अच्छा से सुनाती हैं, और मुझे बहुत भी जो अच्छा ये लगता हम है। उम्र साथियों के साथ बैठने का मौका मिलता है, फिर से बचपन जी जीने जी, का मौका मिलता है, बस ये मेरे बस लिए भी बस बहुत गोल्डन क्यों, मोमेंट है। या क्योंकि वैसे भी मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ, घर में ही रहती हूँ एनी टाइम, इसलिए इससे थोड़ा मन बहल जाता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। थैंक यू, दिल से धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और बहुत ऑलवेज स्टे कुछ ब्लेस्ड तो एवरीवन। नहीं रहती, हमेशा बीमारी रहती हूँ मैम, फिर भी अरे नहीं नहीं, आप ऐसा लोगों को कुछ नहीं, सुन के हमारे बहुत साथ अच्छा रहिए, लगता है। हंसिए हंसाइए। बीमारियों का क्या है, हाँ। वो तो साथ चलेंगी। मेरी भी, मैं भी दवाई का एक बक्सा लेकर चलती हूँ, तो क्या हो गया, उसके लिए जीना हाँ, थोड़ी छोड़ना है, दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। यस, जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। नहीं, बहुत आपकी कहानियां सुन के बहुत ज्यादा एक्सप्रेस होते हैं, अनुभव मिलता है हर चीज का। जो चीज नहीं भी याद है वो याद आ जाती जी है, बिल्कुल। क्योंकि बच्चे में पड़े होते हैं, उस टाइम की बात अब आती है तो थोड़ा और अच्छा लगता है, जी इसलिए बहुत थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आपका आभार। दवाइयाँ तो मैडम आजकल कौन नहीं खाता, दवाई के बिना तो चल ही नहीं पाते आजकल। ये भी सही कहा भगवान का आपने, शुक्र है कि हम दवाई के सहारे चल तो रहे हैं। जी बिल्कुल, चल जी तो रहे हैं, बिल्कुल। सही, हाँ हाँ हाँ, अगर थैंक ये यू बात दवाई तो सो खा सही के मच। भी है हम आपने। चल रहे हैं, भगवान का बहुत शुक्र है, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए हम्म हमें। कहीं तो जी दवाई का भी असर छोड़ जाते हैं, हम तो खा के चल तो हम्म, रहे हैं, अपना चल बैठे रहे हैं हैं, घर में। बस ये तो थैंक यू सही सो है। मच मैम। अब हम आगे बढ़ेंगे आगे की कहानी की तरफ ताकि बना रहे ये एंथुसियाज्म सबका। तो ये एक और बहुत मजेदार कहानी है, पड़ोसी राजा। तेनालीराम को राजा कृष्णदेव राय के दरबार में विशेष सम्मान हासिल था, इसलिए उनसे जलने वाले भी राजमहल में काफी थे। तो एक समय की बात है, विजयनगर राज्य के हालात अच्छे नहीं थे। राज्य पर पड़ोसी देश के हमला करने का खतरा मंडरा रहा था। ऐसे समय में एक दरबारी ने सोचा कि महाराज को तेनालीराम के खिलाफ भड़काने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। तो एक दिन महाराज कृष्णदेव राय अपने बाग में बैठे हुए कुछ सोच रहे थे कि तभी वहां पर एक कुटिल दरबारी पहुंच गया और उसने राजा से कहा कि महाराज, अगर आप गुस्सा ना करें तो आपको एक बात बताना चाहता हूं। तो राजा बोले, निडर होकर बोलो। अब दरबारी बोला कि आप जानते नहीं, लेकिन तेनालीराम पड़ोसी राज्य से मिला हुआ है और वो समय समय पर राज दरबार की गुप्त बातें पड़ोस के देश के राजा को देता रहता है।
ये सुनते ही महाराज गुस्से से आग बबूला हो गए और बोले, मूर्ख, तेनालीराम के बारे में ऐसी बात करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो विजयनगर का सबसे वफादार नागरिक है और देशभक्त भी। इस पर दरबारी बोला, ये झूठ है महाराज, उसने आपकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, इसलिए आपको उसकी कोई चालबाजी दिखाई नहीं देती। लेकिन मुझे पक्की खबर मिली है। दरबारी के इतने विश्वास के साथ कहने पर राजा को भी थोड़ा थोड़ा तेनालीराम पर शक होने लगा। राजा ने तुरंत तेनालीराम को अपने द्वार पे बुलाया और उनसे पूछा, क्या तुम पड़ोसी देश के राजा के गुप्तचर हो? तेनालीराम को महाराज के इस सवाल से उम्मीद भी नहीं थी कि इस राजा उनसे इस तरह का सवाल पूछ सकते हैं। अब तेनालीराम इसका जवाब न दे सके और रोने लगे। राजा ने कहा, तुम्हारी चुप्पी का मतलब है कि हमने जो सुना है वो सच है। तेनालीराम बोले, महाराज, मैं आपसे क्या कह सकता हूँ? आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए आप जो चाहे निर्णय ले सकते हैं। ये बात सुनकर महाराज कृष्णदेव राय गुस्से से लाल हो गए और बोले, जाओ, जिस राजा की चापलूसी करते हो उसी के साथ रहो। विजयनगर राज्य तुम्हें छोड़ना होगा। राजा के मुंह से ऐसे कठोर वचन सुनकर तेनालीराम वहां से चल दिए। वो पड़ोसी राजा के दरबार में पहुंचे और उसकी तारीफ में उन्होंने कई गीत गाए। तेनालीराम की प्रशंसा से पड़ोसी राजा बहुत ही खुश हुए और उससे उनका परिचय मांगने लगे। तो तेनालीराम ने कहा कि मैं विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय का निजी सचिव हूँ। राजा बोले, विजयनगर तो हमारा दुश्मन है, फिर तुम वहां के निवासी होकर मेरे दरबार तक कैसे चले आए? क्या तुम्हें डर नहीं लगा? तेनालीराम बोले, आप हमें दुश्मन मानते हैं, लेकिन हमारे राजा, वो तो आपको दोस्त मानते हैं। अब पड़ोसी राजा ने चौंक कर पूछा, लेकिन हमारे दरबारी तो कहते हैं कि कृष्णदेव राय हमें दुश्मन मानते हैं। तेनालीराम तब बोले, विजयनगर के दरबारी भी राजा को कुछ ऐसा ही भड़काते हैं, लेकिन हमारे राजा उनकी बातों में नहीं आते। वो तो आपकी तारीफ करते हैं और उनका कहना है कि पड़ोसी से दुश्मनी रखना कोई अच्छी बात है क्या? उनकी सोच बहुत अलग है। पड़ोसी देश के राजा को तेनालीराम की बातें ना बहुत अच्छी लगी। वो बोले, कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन हम तुम्हारी बात कैसे मान लें? तेनालीराम बोले, मैं खुद उनका निजी सचिव हूँ और उन्होंने मुझे शांति प्रस्ताव लेकर आपके पास भेजा है। पड़ोसी राजा को तेनालीराम की बात पर यकीन हो गया और बोले, तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए? तो तेनालीराम ने सलाह दिया कि एक संधि पत्र और कुछ उपहार विजयनगर राज्य में आप पहुंचवाएं और आगे बढ़कर विजयनगर से मित्रता स्वीकार करें। राजा को तेनालीराम का सुझाव बहुत पसंद आया। उन्होंने उपहारों की तैयारी शुरू करवा दी। उधर राजा कृष्णदेव को तेनालीराम की बेगुनाही का पता अब तक चल चुका था, तो वो अपने व्यवहार पर बहुत पछता रहे थे। अगले दिन उन्होंने देखा कि दरबार में तेनालीराम और पड़ोसी राजा के दूत संधि प्रस्ताव लेकर हाजिर हैं और उनके साथ बहुत सारे उपहार भी हैं। राजा ने तेनालीराम को प्रेम पूर्वक देखा। उन्हें मन ही मन विश्वास हो गया कि दुश्मनी को दोस्ती में बदलने का काम सिर्फ और सिर्फ तेनालीराम ही कर सकता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि ईमानदारी का परिणाम एक ना एक दिन जरूर मिलता है। साथ ही किसी की भी बात पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमेशा हमारे खुद का नुकसान होता है। खुद परखें, खुद जांचें और तब यकीन करें। सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल भी यकीन ना करें। बहुत ही खूब मैम, बहुत ही सुंदर बोलते हैं ना, कहानी। परखने में कोई अपना नहीं रहता। करेक्ट, बहुत ही खूब। आप इतने अच्छे से सुनाती, जैसे अनंता मैम ने भी कहा कि आप बहुत अच्छे से कहानी को सुनाती है, समझाती है। कहानी लिखना और लिख तो देता है, बट इंसान अगर आप समझा पाए किसी को बहुत अच्छी तरीके से, जो आप बहुत अच्छी तरीके से समझाती है, ऐसा लगता है सामने बैठ के कोई बहुत अच्छे से सिखा रहा है, कहानी का पहलू समझा रहा है, जो कि बहुत अच्छा लगता है सुन के। थैंक यू सो मच इस चीज के लिए। एक्चुअली मैं बहुत कन्विंस्ड हो जाती हूँ खुद कहानी पढ़ते वक्त। मैं कन्विंस्ड हो जाती हूँ, उसके बाद मुझे लगता है कि जब मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ आप लोगों को, तो
मतलब जो मेरे अंदर आ जाती है ना चीज, मैं उसको आपके साथ बांटने की कोशिश करती हूँ। करेक्ट। जैसे अनामिका मैम ने भी कहा, सुशीला मैम ने भी कहा कि आप बहुत अच्छी तरीके से कहानी को एक्सप्लेन करती है। एक्सप्लेन करने का तरीका भी काफी अच्छा हो तो कहानी चाहे कहानी कितनी भी बोरिंग क्यों ना हो, वो दिलचस्प बन जाती है अगर समझाने वाला बुझाने वाला काफी अच्छा हो तो उस चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मौसम का, काफी अच्छी चीज है ये। जेनवाइज का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, उन्होंने मुझे मौका दिया। इतने प्यारे प्यारे साथी मिले मुझे, जो लोग मुझे सुनने आते हैं, जो उनकी हौसला अफजाई की वजह से मुझे फिर अगली बार आकर के और अच्छे से कहानी कहने का मन होता है। मेरे साथियों का बहुत 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 धन्यवाद। आंचला कपूर जी प्लीज बताएं मैम। सुशीला मैम कह रही है वो हम सब बच्चे बन रहे हैं आपके सामने। काफी अच्छी चीज। आगे बढ़ेंगे आगे की कहानी की तरफ ताकि दिलचस्पी बनी आज की सेशन की मेरी आखिरी कहानी है नियम का महत्व। ये कहानी कहानी है, लेकिन मुझे लगता है कि इसे अगर हम सब अपने जीवन में उतारें तो हम सबका भला होना निश्चित है। तो ये एक बहुत साधारण सी उदाहरण के साथ ये कहानी है, जिसे अगर हमने थोड़ा सा भी अपने जीवन में एक नियम को माना और उसको महत्व दिया तो हम सबका भला होना निश्चित है। तो एक संत थे, वो एक जाट के घर गए। अब जाट ने उनकी बड़ी सेवा की। संत ने उनसे कहा कि रोजाना ना तुम थोड़ा सा नाम जप भी कर लो, कुछ नियम ले लो। अब जाट ने कहा कि बाबा हमारे को तो वक्त ही नहीं मिलता। संत ने कहा कि अच्छा, रोजाना ठाकुर जी की मूर्ति के दर्शन ही कराया करो। तो जाट ने कहा मैं तो खेत में रहता हूँ और ठाकुर जी की मूर्ति गांव के मंदिर में है, तो कैसे करूं? संत ने उन्हें कई साधन बताए कि वो कुछ ना कुछ नियम तो कर ही ले। पर वो कहता रहा कि नहीं नहीं, मेरे से ये नहीं बनेगा, मैं तो खेत में काम करूं या माला लेकर जप करूं, अब इतना समय कहाँ है मेरे पास। तो अब संत भी है, उनका भी काम है कि कुछ ना कुछ तो इनसे करवाना है। तो बाल बच्चों का पालन पोषण करना रहता है और वो 100 तरह के बहाने जाट अपना बता रहा है कि मैं बाबा थोड़ी हूँ कि बैठकर भजन करूं। तो संत ने कहा कि अच्छा, तो तू क्या कर सकता है? तो जाट बोला कि पड़ोस में एक कुम्हार रहता है, उसके साथ मेरी मित्रता है और उसके और मेरे खेत भी आसपास हैं, घर भी आसपास हैं, तो रोजाना एक बार उसको देख लिया करूंगा। तो संत ने कहा कि ठीक है, उसको देखे बिना भोजन मत करना। जाट ने स्वीकार कर लिया। जब उसकी पत्नी कहती कि भोजन कर लो, तो वो चट बाड़ पर चढ़ जाता और चढ़कर कुम्हार को देख लेता और उसके बाद भोजन करता। अब इस नियम में वो इतना पक्का हो गया कि एक दिन जाट को खेत में जल्दी जाना था, इसलिए भोजन भी जल्दी तैयार करवाया। अब उसने बाड़ पर चढ़कर देखा तो कुम्हार दिखा नहीं, क्योंकि टाइम का तो डिफरेंस हो गया है। जिस समय वो देखता था आज उसकी जल्दी हो गई। तो पूछने पर पता लगा कि वो तो मिट्टी खोदने के लिए बाहर गया है। तो जाट बोला कि कहाँ मर गया, कम से कम देख तो लेता। अब जाट उसको देखने के लिए तेजी से भागा। उधर कुम्हार को मिट्टी खोदते खोदते एक हांडी मिल गई, जिसमें तरह तरह के रत्न और अशर्फियां भरी हुई थी। अब देखिए, वो जाट को देखने के लिए दौड़ा था, क्योंकि उसका नियम था जाट को देखे बिना वो खाएगा नहीं। अब देखिए इस नियम से उसको कितना फायदा होता है। तो वो जब जा रहा है तो वो देखता है कि मिट्टी खोदते खोदते जाट को एक मिल गई है हांडी, और जिसमें क्या है, रत्न और अशर्फियां। तो उसके मन में आया कि जो कुम्हार है वो सोच रहा है कि कोई देख लेगा तो बड़ी मुश्किल होगा। तो जब वो देखने के लिए ऊपर चढ़ा तो उसके सामने वो जाट आ गया। तो कुम्हार को देखते ही जाट ने लेकिन वो गौर भी नहीं फरमाया कि वो क्या कर रहा है। उसका बस उसने देख लिया कुम्हार को और वो वापस भागा। तो कुम्हार ने समझा कि उसने तो हांडी देख ली है और अब वो आफत पैदा करेगा। तो कुम्हार ने उसे रुकने के लिए आवाज लगाई और जाट से बोला कि बस देख लिया देख लिया। तो कुम्हार बोला कि अच्छा देख तो लिया, तो आधा तेरा आधा मेरा, पर किसी से कहना मत। जाट वापस आया तो जाट ने देखा भी नहीं था, लेकिन उसके मन में लगा कि अरे इसने देख लिया है। तो उसने बोला देख लिया, और उसको लगा कि हांडी देख लिया। तो उसने तुरंत उसको ऑफर कर दिया कि आधा तेरा आधा मेरा। तो जब वो वापस उसको देखे बिना कुछ किए उसको मिल गया। तो उसके मन में विचार आया कि संत से अपना मनचाहा नियम लेने में इतनी बात है, अगर सदा उनकी आज्ञा का पालन करूं
तो पता नहीं कितना लाभ हो। तो ऐसा विचार करके वो जाट और उसके मित्र कुम्हार दोनों ही भगवान के भक्त बन गए। तो तात्पर्य ये है कि हम दृढ़ता से अपना एक उद्देश्य बना लें, नियम ले लें कि चाहे जो हो जाए हमें तो भगवान की तरफ ही चलना है। तो भगवान का भजन हमें हर हाल में करना है। नियम बनाने की अपेक्षा नियम को पहचाने, नियम क्यों लिया जाता है। अगर हमेशा हमें यह स्मरण रहे कि हमने जो नियम लिया है वो क्यों लिया है, तो शायद नियम कभी ना छूटे। तो इस तरह का कुछ ना कुछ जीवन में एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि इस वक्त में हम ये काम करते हैं। और हर काम को करते समय कोई जरूरी नहीं कि आप फूल चंदन माला लेकर ही पूजा करें। जहां भी है, जब भी है, उस ईश्वरीय शक्ति को जिस रूप में चाहे स्मरण करें और एक नियम बना ले कि हाँ, ये करके मैं खाना खाऊंगा, ये करके अपना दिनचर्या में प्रारंभ करूंगा। तो उसका फल आपको ना, उस डिसिप्लिन का, उस नियम का आपको फल जरूर मिलता है। राधे राधे। बहुत बखूबी कहा मैम आपने, डिसिप्लिन नियम बहुत जरूरी है हमारे लाइफ में। और थैंक यू सो मच इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी प्यारी प्यारी स्टोरीज बताने के लिए, और दोपहर, इस गर्मी की दोपहर में ठंडक लाने के लिए सभी के लिए थैंक यू सो मच। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए।